है। तो कल बताए हुए थे वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है डिसोसिएशन के केस में। वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है डिसोसिएशन के केस में। आज बताते हैं एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन है कि नहीं, एसोसिएशन जुटना। देखिए एन ए से मिलकर के ए एन बन गया, है ना। यह एन मोल ए था, फिर इस तरह से ये बन गया, है ना। ये वाला क्या होता है, एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना। कल टूट रहा था, जैसे NaCl टूटता था, इधर मेरे तरफ NaCl टूटता था, कैसे, Na प्लस Cl माइनस। तो उनके केस में वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सीखे हुए थे, ठीक है। आज सीख रहे एसोसिएशन के केस में, है ना। एसोसिएशन, है ना। देखो इतना मिल करके ये बनाया, तो जुड़ना ही ना होगा, है कि नहीं। तो देखो इसको कैसे मानते हैं, मतलब t बराबर 0 समय पे, एट t बराबर 0 ये 1 मोल मान लेते हैं, तो 1 तो ये 0, ठीक है। t बराबर 0 समय पे यदि 1 है तो तुरंत प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0। समय 0 तो प्रोडक्ट 0। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t समय के बाद, t समय के बाद, आधा घंटा 1 घंटा, है ना, है ना। बताए हुए थे कब, कि मान लो चक्की में गेहूं डाले, है ना, तुरंत समय 0 लगेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तुरंत गेहूं डालेंगे तुरंत आटा कितना बनेगा, 0। जब आधा घंटा के बाद हम यदि उस गेहूं की बात करेंगे तो आधा घंटा में उतना ही गेहूं रहेगा क्या, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो कितना टूटेगा, मान लीजिए 10 kg है, आधा घंटा के बाद 2 kg टूट जा रहा है। 10 kg था, 2 kg टूट गया, ये 2 जो टूटा वो 2 कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में नहीं, जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो वही चीज यहाँ पे t समय के बाद, मान लीजिए 1 था, उसमें अल्फा टूट गया, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको बोलते हैं, अल्फा क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, इसको डिफाइन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा टूटता है, कितना टूट रहा है, अल्फा। ये जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट, है ना, कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए ये n में 1 मोल टूट रहा है, मतलब यहाँ पे कितना है, n है ना। तो ऐसे समझिए कि 1 मोल है ना, n में कितना टूट रहा है, मतलब n 1 मोल है। तो ऐसे n मोल में 1 मोल है, ये पीछे वाला मोल होता है ना, ये पीछे में जो रहता है मोल होता है। a के पीछे में कितना है, n, an के पीछे में कितना है, 1। तो n में 1, ठीक है। हम चूंकि 1 में निकाले हैं ना, 1 में कितना होगा, 1 बाय, ठीक है, 1 में निकाले है ना। ये जो होगा अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 1/n से गुना हो जाएगा। ऐसे समझिए, n उधर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे समझ, ये नहीं समझे तो ऐसे समझिए, NaAN, यहाँ से यदि हम a निकालेंगे तो क्या होगा, 1/NaN। ये क्या होता है, जितना इस गुना होता है ना, कल मैं बताए थे, कल क्लास किए थे। जैसे a से 2a है, a से 2b है, तो क्या होता था, यदि ये अल्फा है तो ये क्या हो जाता था, 2 अल्फा, जितना मोल रहेगा उतना। यहाँ से 1/n है, 1 में कितना होगा, 1/10। तो अल्फा है तो 1/n पीछे में है, तो क्या 1/n से गुना, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर I बराबर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट। वांट ऑफ फैक्टर बराबर होता है ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड। ये हो गया कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या हुआ, कैलकुलेटेड। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n बट्टे इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनिशियल कितना हो गया, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, मतलब I बराबर क्या हो गया बताओ, 1 माइनस अल्फा बट्टे अल्फा बाय n। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यदि I बराबर 1 अल्फा बाय n माइनस अल्फा, यहाँ से यदि हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1/n माइनस
कोई दिक्कत क्या है? तो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, एसोसिएशन ये वाला हो गया है ना, ई बराबर 0.1 तो तुरंत प्रोडक्ट 0। यदि अल्फा टूटेगा क्या प्रोडक्ट जो टूटेगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। 1/n क्यों से गुना कर रहा है, क्योंकि n में 1 है तो 1 में कितना होगा, n मोल है तो 1 है, मतलब n मोल है तो कितना है 1, पीछे में 1 मोल है तो क्या होगा 1/n। कोई डाउट? फिर वांट ऑफ फैक्टर बराबर होता है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड, ये हो गया कैलकुलेटेड बटे इनिशियल। सॉल्व करें, स्टॉप स्टॉप। देखिए इस पे एक नॉमरिकल बताते हैं, क्या फॉर्मूला आया वांट ऑफ फैक्टर का, क्या फॉर्मूला आया 1 + 1/n माइनस 1 अल्फा इन है 1 + अल्फा ठीक है सर, अल्फा इधर था ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर भी रहेगा तब वो गुना होगा, उस साइड भी रहेगा तब वो गुना होगा। आवाज इसमें जाता है, आवाज इसमें जाता है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं, एसिटिक 10% एसिटिक एसिड 10% जो एसिटिक एसिड है वो डायमेराइज हो रहा है, इच डायमेराइज्ड है ना, डायमेराइज्ड मतलब होता है, डाई मतलब क्या होता है 2 है ना, 10% एसिटिक एसिड इज डायमेराइज्ड है ना, देन कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट क्या वांट ऑफ फैक्टर, सब पूछता है कंपटीशन में, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट है, जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, जब किसी बार टफ ऑब्जेक्टिव पूछेगा है ना, यदि कभी कभी होता है ना बोर्ड में टफ ऑब्जेक्टिव पूछ देता है हार्ड, तो इस तरह का क्वेश्चन डाल देगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, शायद 74% सोडियम नाइट्रेट करके है और उसका बोला है वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। देखिएगा ये 2018 क्वेश्चन है, तो इसी तर्ज पे है। देखिए देखो जब कैसे निकालते हैं इसको, जब निकालेंगे 10% एसिटिक एसिड, यहाँ से क्या निकाल जाएगा अल्फा, अल्फा जो टूटता है ना वही होता है, 10% डैमेज हो रहा है 10/100 कितना हो गया 0.2। डायमेराइज का मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ये डायमेराइज्ड हो रहा है मतलब CH3COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा ना जी, नहीं हो जाएगा। यहाँ से N का मान समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो 0.1 हो गया। यहाँ से हम लोग जब I का मान निकालेंगे, I के लिए क्या चाहिए, I के लिए क्या चाहिए 1/n है ना, n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला वही होता है n, n का मतलब मोल, n कितना हो गया 2, n का मान यहाँ पे कितना है 2, यहाँ से n का मान कितना निकल गया 2, ठीक है। अब इसको बैठा देना यहाँ पर, I बराबर क्या हो गया 1 + 1/2, I बराबर होता है 1 + 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। ठीक कीजिए, तो 1 + 1/n, 1/n मतलब 1/2 माइनस 1 कितना हो गया अल्फा, अल्फा का मान 0.1, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा -1/2 नहीं, ये हो गया आपको मतलब ये 1 हो गया 1, ये हो गया आपको प्लस ये हो गया -1/2 गुना 0.1, ये ना हुआ है, ये हो गया आपका 1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइए मोल लाइए, ये हो जाएगा आपको 1, I बराबर 1 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 0.1/2, 20 न हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 - 1/20, 19/20 भाग दीजिए तो इसमें कितना आता है, 1 से कम आएगा
19/20 कितना होता है? 100 कम आएगा सर। 100 कम आएगा। 0.9 हाँ है 19 है, 19 में 20 से भाग देंगे, दशमलव आएगा 19, 20 दूना 20 में 0 लगाइए। 180, यस सर। 5 0.95 आएगा। यस सर। तो देखो तो 1 से कम आ गया ना। यस सर। एसोसिएशन केस में याद रखिएगा वांट ऑफ फैक्टर का मान हमेशा जो है इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन केस में याद रखिएगा, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन केस में जो है क्या होगा, आई का मान ग्रेटर देन के लेस देन, लेस देन 1। ये ऑब्जेक्टिव सब में पूछता है, कोई दिक्कत है इसमें क्या? देखो ये 10% एसिटिक एसिड इज डैमेज्ड ये हो गया है, कितना परसेंट? 10%। 10% है तो अल्फा हो गया 10/100, ये आ गया। आई निकालेंगे, आई का फॉर्मूला क्या होता है? वो n/1 + 1/n - 1 अल्फा। अल्फा का मान कितना निकल गया? 0.1। n का मान कितना हो जाएगा? 2 है कि नहीं? इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 0.95, 1 से कम हो गया ना। यस सर। तो एसोसिएशन केस में आई का मान हमेशा 1 से क्या होता है? कम। ठीक है, तो ये था एसोसिएशन। एसोसिएशन भी आपका खत्म हो गया। स्टॉप खड़ी हाँ, तो इसके बाद इस पे जो है वांट ऑफ फैक्टर के केस में फार्मूला क्या होता है? तो जैसे कि हम पहला पढ़े हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? यदि वांट ऑफ फैक्टर वाला यदि कोई मॉलिक्यूल आ जाए है ना, उसके केस में बोलेगा डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाले, तो वहां पे आई लगा देंगे, आई गुना के बी गुना एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो आई गुना क्या हो जाएगा? के एफ गुना एम। उसी तरह से पाई निकालेंगे तो क्या होगा? पाई बराबर ऑस्मोटिक क्या था? एनसीईआरटी, INCRT। ठीक है, इसके बाद जो हम रिलेटिव लोडिंग वेपर पोटेंशियल निकालेंगे सर एन होगा, एन का मान 1 रख देते हैं। हाँ एन का मान, तो INCRT इतना ये फार्मूला हो गया वांट ऑफ फैक्टर के केस में। ठीक है, इसके बाद है हेनरी लॉ। देखो इसी में एक हेनरी लॉ होता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? देखिए हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी साइंटिस्ट का नाम रहता है। तो ये हेनरी लॉ क्या होता है ना, ये सोलिबिलिटी के बारे में बताता है। हम कल बताएंगे सोलिबिलिटी, या इसे बता दे रहे, समझ लीजिए सोलिबिलिटी क्या है ना। सोलिबिलिटी क्या है? देखो सोलिबिलिटी का मतलब सोल्यूबल होना, घुल जाना है ना। सुनिए क्या होता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी होता क्या है? सुनो, जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल जो होता है इस तरह से रहता है ना, क्लोजली पैक रहता है, गैप नहीं रहता मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, और ये लिक्विड हो गया, ये क्या हो गया आपको? गैस। देखिए इधर गैप है, इसमें गैप है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं है, खाली जगह नहीं है, क्लोजली पैक है। सर देखो लिखने में लगेगा, समझिए ना। सॉलिड के बीच में क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं है ना, इनके बीच में गैप है, यहाँ ज्यादा गैप है। सोलेबिलिटी का मतलब होता है, सोलेबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम पानी में चीनी डालते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है? चीनी गायब हो जाता है, नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। कहाँ जाता है चीनी का कण? बताइए। पानी। अब ज्यादा चीनी मिला दीजिए तो कैसे गायब हो जाएगा? कम चीनी दीजिएगा तो घुल जाता है, मतलब वो विलुप्त हो जाता है। कैसे विलुप्त हो जाता है? देखिए चीनी क्या है? सॉलिड, ठोस है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, गैप रहता है, ये बीच में आ जाता है, चारों तरफ से ये मॉलिक्यूल पानी का मॉलिक्यूल से मतलब घिर जाता है, जिसके कारण ये हमको दिखाई नहीं देता है ना। इसी में आप यदि ज्यादा चीनी डालेंगे तो क्या होगा? दिखाई देने लगेगा ना। आप जो पानी होता है उसमें अपेक्षाकृत ज्यादा चीनी डाल दीजिए, तो एक समय के बाद आपको दिखाई देने लगेगा नहीं। तो सोलिबिलिटी का मतलब यही हुआ, सोलिबिलिटी घुल जाना। होता क्या? हमको सोलिबिलिटी करना है, सोलिबल करना है, घुलाना है। तो घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सॉलिड है, ठोस है ना, ठोस है, कोई चीज ठोस है। जब ये ठोस है, इसको हमको सोल्यूबल करना है, इसके बीच में इनको क्या करना बोलो? सोल्यूबल करना है। मतलब सॉलिड को किसमें? ये सॉलिड हो गया, सुनिएगा अच्छा से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? लिक्विड। सॉलिड को इसके इनको बीच में लाने के लिए पहले सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तोड़ना पड़ेगा। चीनी अपने आप घुल जाता है। कोई ऐसा चीज है यदि ठोस को लिक्विड के बीच में लाना है तो क्या करेंगे? वैसे रख देंगे तो हो जाएगा?
पहले वो क्या होता है अपने कण में टूटता है, अब ये भी कण में छोटे छोटे पार्टिकल में। तो वो क्या होता है ना, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये सॉलिड मॉलिक्यूल ऐसे बंधा हुआ है, मॉलिक्यूल को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल दूर जाता है इसे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगा ना। तो प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा। तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सॉलिड को लिक्विड में सोल्यूबल करने का क्या कंडीशन है। तो सॉलिड को लिक्विड में जो करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज गैस में भी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ देखो, अब लिक्विड को इसमें लाने के लिए, सॉलिड के बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको भी सॉलिड का पड़ेगा है ना, इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको नजदीक करना पड़ेगा, दूर होता है ना। अब लिक्विड का सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत कम होता है ना। इसके इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। पहले इसको कंप्रेस मतलब प्रेशर को कम करना पड़ेगा नहीं, प्रेशर कम, प्रेशर को ज्यादा करेंगे तब तो मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, है कि नहीं। और टेम्परेचर को कम, है ना। यही वाला केस ये है। अब लिक्विड को गैस में डालेंगे तो इनका प्रेशर क्या करना पड़ेगा, गैस का प्रेशर को कम करना पड़ेगा। नहीं था। इसमें क्या है, हेनरी लॉ इसमें बताता है कि गैस का इसमें सोल्यूबल किस तरह से होगा, गैस का लिक्विड में सोल्यूशन कैसा होगा। तो गैस का मॉलिक्यूल देखो इतना बीच में रेंज है, लिक्विड के बीच में इतना है, इनको इसके बीच में फंसाना है, क्या करना पड़ेगा बोलो, प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा दबाएंगे तब तो जल्दी नजदीक आएगा। लिक्विड के बीच में ये गैप हुआ, गैस के बीच में इतना गैप है, तो गैस को लिक्विड के बीच में लाना इतना गैप में, मतलब समझो इतना को इसमें लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को, टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा तो और भागवे करेगा स्पीड में नहीं, और मॉलिक्यूल दूरे भाग जाएगा। और टेम्परेचर कम करेंगे तो नजदीक आएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप ऐसे हम गाना लिखा देंगे आपको कॉपी में, ये जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या होगा, गैस का लिक्विड में सोल्यूबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन है। इसी के संबंध में हेनरी अपना लॉ दिया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ यही चीज स्टेट दिया था कि जब गैस को लिक्विड में सोल्यूबल, गैस सुनो इधर, गैस जो लिक्विड में सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल मतलब घुलेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है उनका, स्टेटमेंट क्या क्या कंडीशन है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका, और इसी पे हम लिखाते हैं। अगर स्टॉप कीजिए तो स्टॉप कीजिए। तुम ऑपरेटर दीजिए। ओके सर। और तो हेनरी लॉ है ना, सोल्यूबिलिटी के बारे में, सोल्यूबिलिटी के बारे में बताया कि ये आपका सॉलिड है, ये बताया ना, गैस को जो है ये लिक्विड हो गया, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा गैप होता है नहीं, तो ये गैस को लिक्विड के बीच में लाना है, इनको इसके बीच में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, मतलब इनको इनके बीच में लाना पड़ेगा, क्या करना पढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो और दूरी भाग जाएगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, और इस तरह से सोल्यूबिलिटी होगा, इस तरह से सोल्यूबल होगा ना। सोल्यूबल करने मतलब इनके मॉलिक्यूल को इसके बीच में लाना है, कैसे लाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर, वही चीज लैंग्वेज में लिखा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, इनका टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा ना। इनका टेम्परेचर यदि बढ़ते रहेगा तो पता चलेगा यही गैस बन जाएगा, तो किसके किस में बीच में लाइएगा नहीं, पानी का टेम्परेचर फिक्स नहीं करेंगे तो वही खुदे गैस बन जाएगा नहीं, तो ऐसा टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो जो है लिक्विड अपना लिक्विड अवस्था में रहे, इन्हें खुदे गैस बन जाएगा तो किसको भुलाएंगे, है ना। तो इनका टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा,
तब जाके जो है सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तब जो है गैस का सोलेबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे और प्रेशर को इंक्रीज बढ़ेंगे। अब तो ये हो गया, आप ऐसे याद रखिए, तो कॉन्सेप्टुअल हो गया, कॉन्सेप्टुअल चीज हुआ। इसका जो डिफिनेशन होता है ये आप याद रखिएगा, ये परिभाषा। पार्शियल प्रेशर मतलब होता है अलग अलग दाब, अलग अलग प्रेशर, है ना। जैसे एक कंटेनर में लकड़ी का टुकड़ा लिए और लोहा का टुकड़ा, तो लोहा का ज़्यादा मास होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, लकड़ी थोड़ा सा कम लगाएगा, ये दोनों का अलग अलग प्रेशर हुआ ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा किस फेज में, वेपर फेज का जो गैस होगा, पानी गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में वेपर फेज में आएगा ना, उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल फ्रैक्शन का। उसी गैस का, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी का जो है मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, है ना। पी का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, के एच, है ना। के एच का मतलब हेनरी कांस्टेंट। ये देखो y बराबर एम एक्स के ग्राफ पे शूट कर रहा है, y बराबर एम एक्स, y बराबर एम एक्स ग्राफ जानते हैं हम लोग, ऐसे ओरिजिन से पास करता है y और x। यहाँ y के रूप में क्या हो गया, p, x के रूप में मोल फ्रैक्शन, ये ऐसे ग्राफ हो गया, के एच बराबर टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सोलेबिलिटी के बारे में कहिएगा तो कल हम लिखा देंगे मुझे से, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यही चीज़ है कि लिक्विड को गैस में किस तरह से घुलाते हैं। लिक्विड को गैस में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, गैस को लिक्विड में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर सॉलिड को गैस में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बता दिए थे। सॉलिड को गैस में ले जाना पड़ेगा, पहले तो सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, यही सब चीज़ है। ये चैप्टर खत्म हो गया। कल थोड़ा सा एक तो एजोट्रॉफिक मिक्सचर है ना, 10 मिनट का है, 5 मिनट क्लास होगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल बता के अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। स्टॉप करो।